नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको फ्रंट में दिख रहा होगा पटना कलम चित्र या पटना कलम पेंटिंग। तो आज का ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। इसके पहले लास्ट लेक्चर में मैं जो पाल कला या पाला आर्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। उसके पहले वाला वीडियो मौर्यन आर्ट या मौर्य कला को हमने देखा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर होता है। जीएस फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री सेक्शन में जो एक आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसमें 3 आपका आर्ट एंड कल्चर बिहार से रिलेटेड आपको पढ़ना है, जिसमें एक तो आपका मौर्यन आर्ट हो गया, दूसरा पाल कला हो गया और तीसरा आपका ये पटना कलम हो गया। तो अभी तक हम 2 मौर्यन और पाल कला को देख चुके हैं। आज हम लोग पटना कलम पेंटिंग को अच्छे से देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन जितना आया है उसके सारे आंसर को, फिर आंसर क्या क्वेश्चन इसमें लगभग एक ही पूछता है। हर एक जब आप देखिएगा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछता है कि पटना कलम चित्र की प्रमुख विशेषता है, इसका फैलेंट फीचर्स बताइए। तो बस क्वेश्चन अभी तक इसमें एक ही एंगल से पूछा और हर साल यही पूछ भी रहा है, अल्टरनेट करके पूछा। जैसे कि इस बार 66 में ये हालांकि क्वेश्चन पटना कलम पेंटिंग पूछ चुका है, तो इस बार ये आने का उतना चांस नहीं, लेकिन फिर भी अपने को तैयार करके सब जाना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर जो साल लास्ट बार जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दिया इस बार नहीं पूछेगा, ऐसा कहीं को रूल नहीं है। इसलिए हमको तीनों टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करके जाना है। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जिनको ऑडिटर के लिए मेंस कॉन्फ्रेटिंग करना है तो वो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के में ज्वाइन करें, वहाँ से आप हमको मैसेज करें। मैं आपको ना मेंस कॉन्फ्रेटिंग करवा दूंगा, क्योंकि कई सारे का कॉल आ रहा है कि सर हमको ऑडिटर के लिए मेंस का राइटिंग करना है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और वहाँ आपको ना चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो मैं पढ़ाऊँगा अभी पटना कलम चित्र जो है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं 63rd का मेरा एक कॉपी है जो बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी में जब मैं मेंस दिया था 63rd में, तो उसका मैं आरटीआई कॉपी मंगाया था। तो उस आरटीआई कॉपी में देखिएगा हमको ये जो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ये आरटीआई कॉपी है, ये बीपीएससी का ही, ये 63rd बीपीएससी का। तो इसमें हम जब पटना कलम जब लिखे थे ना उसमें हमको ये 22 मार्क्स आया था, कितना 22 मार्क्स आया था। तो आज मैं वो भी कॉपी आपको दिखाऊंगा और मैं फिर जो अपना जो नोट्स है वो भी मैं दोनों से मिला के पढ़ाऊँगा और आपको खुद रियलाइज होगा कि कहाँ मेरे में कुछ आंसर में कमी था। अगर मैं स्कोर और अच्छे से लिखा हमको इसमें 24 नंबर भी मिल सकता था। तो यहाँ देखिए ये उस साल हमको 63rd में 191 मार्क्स था, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स था उस साल के लिए, ठीक ना। तो देखिए ये जो उत्तर जो प्रश्न 6 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए आप, यहाँ 6 नंबर देखिए आप, हमको 6 नंबर में जो है हमको कितना ये देखिए 22 नंबर जो है हमको मिला है। तो ये पटना कलम्स का ही क्वेश्चन में लिखा था। तो यहाँ देखिए ये भी दिखाऊंगा आपको, दोनों में पैरेलल करके पढ़ाऊंगा, मेरा नोट्स भी और ये भी पढ़ाऊंगा। तो जिसमें आपको जो चीज़ अच्छा लगेगा मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, ताकि इसमें आपको 24-25 नंबर भी मिल जाए। हालांकि देखिए हिस्ट्री के सेक्शन में बीपीएससी मैक्सिमम जो है ना 22-23 तक देता है, इससे अधिक नंबर नहीं देता है। 22-23 बहुत मतलब हाईएस्ट नंबर होगा, मतलब कि ये रेयर केस में नंबर मिलता है। हालांकि सबको 15, 16, 17, 18 सबको ये जनरल मार्किंग है, लेकिन 20+ मतलब कि 20+ आना कहीं ना कहीं आपका आंसर बहुत अच्छा है, इसलिए आपको 20+ नंबर मिलता है। और हमको सब में जो है ना तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चन में देखिएगा, अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ, हमको तीनों में देखिए 20+ नंबर मिला था। और 20+ नंबर मतलब ये है कि आपका आंसर सही है, मतलब कि आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए मेरा ये जो पहला जो आंसर था इसमें, तो पहला वाले में देखिए पहला में 23 नंबर था, ये मेरा था चंपारण से मैं क्वेश्चन लिखा था, 23 नंबर मिला था। दूसरा में ये देखिए ये 21 नंबर मिला है। और तीसरे क्वेश्चन हिस्ट्री में हमको 22 नंबर, मतलब क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में अपने 3 क्वेश्चन लिखना होता है। देखिए हमको सब में 20+ मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स इसको माना जाता है। तो इसलिए मैं वो भी दिखाऊंगा और बाकी जो मैं अपना नोट्स है वो भी दिखा के आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग कुछ हमारी गलतियों से या कुछ अच्छी चीज़ों से सीख सकें। देखिए मेंस में क्या है, जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो आइए सबसे पहले पटना कलम को कैसे लिखेंगे मैं दोनों को कंपेयर करके आपको पढ़ाऊँगा। इसलिए आपको नोट्स जो लिखेगा तो सब अपने कॉपी में सब कुछ बात में लिखते चले जो मैं बताऊँगा। बाकी उसमें जो आपको अच्छा लगेगा उसको फिर आप मेंस जब हमें आंसर राइटिंग कराऊँगा तो आप उसमें हमको लिख के दिखाइएगा।
देखिए सबसे पहली बात जो पटना कलम है इसका थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा समझ लीजिए मेरी बात को, क्योंकि इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या हुआ था कि आपको पता है कि 1707 में 1707 में औरंगजेब जो मुग़ल एम्पायर का जो मतलब अंतिम कहा जाता शक्तिशाली राजा था वो, हालांकि उसके बाद भी और भी कई सारे उसमें बादशाह हुए, लेकिन जो मुग़ल काल का जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो उसके दरबारी जो जितने भी कवि थे, याद कीजिए कि आप जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जो है ना जो दरबारी जो चित्रकार थे उनको जो चित्रकारी का पेंटिंग का काम करते थे उनको ना राज दरबार में प्रश्रय नहीं मिला, उनको वहाँ रहने का चीज़ नहीं मिला उनका जो मतलब, क्योंकि औरंगजेब खुद उतना चित्रकारी में उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, इसलिए जो है ना जितने भी दरबारी कवि थे वो मतलब कि ना मुग़ल दरबार को छोड़ के जो है इधर पूर्वी मतलब कि भारत में खासकर बिहार पटना में आए और उन्हीं लोगों ने जो है ना ये पटना कलम का क्या किया था, मतलब कि परंपरा शुरू किया था, विकास शुरू किया था। तो ये जो पटना कलम जो आपका जो पेंटिंग है इसका जो बैकग्राउंड कहा जाए या जो आसपास का जो समय काल कहा जाता है, आपको लगभग 1700 से लेकर आपको लगभग 1950 के रेंज में लोग 200-250 साल तक ये कला उस समय था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसका जो इसको कहा जाता है मेनली ये क्षेत्रीय कला था, मतलब रीजनल लेवल का, क्योंकि देखिए पूरे देश में ये मतलब ऐसा पूरा ऐसा नहीं था कि पूरे देश में फैला हुआ था, ये क्षेत्रीय पेंटिंग था, ठीक ना। और इसमें उस समय का जो आपका जो 18, 17 और 19 सेंचुरी का जो डिके है उसी का जो है ना आपको इसमें विशेषता या गुण आसपास का जो आम जनजीवन के चीज़ों को इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पटना कलम जो है ना सिंपल ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब वहाँ के दरबारी कलाकारों को जब वहाँ का रहने का नहीं मिला तो ये लोग कई जगह ये लोग कलाकार चले गए और अपने लेवल पर ना पटना कलम का क्या हुआ विकास और पटना के आसपास मिलने इसका डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको पटना कलम हम पेंटिंग या चित्रकारी भी कहते हैं। आइए देखिए अब तो बैकग्राउंड हो गया, अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, इसका भूमिका कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात देखिए इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा जो मैं पहले लिख के रखा था और जो मैं बीपीएससी मेंस में जो भूमिका लिखा वो भी लिख के दिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या है भूमिका में कि भारतीय कला संस्कृति मतलब इंडियन जो आर्ट एंड कल्चर की परंपरा में बिहार प्राचीन काल से ही वर्तमान मतलब एंशियंट समय से लेके ही वर्तमान समय तक अपनी उपस्थिति जो है ना दर्ज कराता रहे। मतलब बिहार जैसे कि आप मौर्य आर्ट देखते हैं वहाँ प्राचीन काल से वही कला का प्रभाव तो मौर्य कला से हमारे देश में होता है। तो बिहार हमेशा से एंशियंट टाइम से लेकर अभी वर्तमान समय तक में भी जो आप मधुबनी पेंटिंग देखिएगा, मधुबनी पेंटिंग में क्या अभी देखिए कई सारा जो आपका ट्रेन है उसमें मधुबनी पेंटिंग का आपको मिलेगा। यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो में जो है मधुबनी पेंटिंग का चित्रकारी किया हो, मतलब कि प्राचीन काल से एंशियंट समय प्राचीन काल से लेकर अभी प्रेजेंट समय तक जो है ना बिहार हमेशा भारत के जो आर्ट एंड कल्चर को जो है काफ़ी मजबूती प्रदान किया। तो वही मैं लिखा हूँ और इसी परंपरा में अगर देखिएगा पटना कलम चित्रकारी लगभग 1750 से लेकर 1930 ईस्वी तक फली फूली कि चित्रों को बनाने से लेकर रंग उकेरने तक की विशेषता बाकी अन्य भारतीय चित्रकारी से इसको क्या करती अलग बनाती, मतलब कि और जितना भी इंडिया में पेंटिंग है चित्रकारी है तो उससे ये बहुत ही अलग किस्म का है। चाहे उसको रंगने की क्रिया को लेके हो या रंग बनाने की प्रक्रिया को, हर एक प्रोसेस में जो पटना कलम आपको औरों जो जितना भी आपको इस समय जो पेंटिंग मिलता है उससे पूरी तरह क्या है आपको अलग दिखाई पड़ेगा। पटना इसका एक खास विशेषता है। एक चीज़ और, इस समय जिस समय पटना कलम चित्रकला का डेवलपमेंट या विकास हुआ उस समय बिहार में और भी कई सारा पेंटिंग था जिसमें कि जैसे कि आप देखिएगा जैसे कि एक राजस्थान में मारवाड़ स्टाइल का डेवलपमेंट हो रहा था, फिर बीकानेर स्टाइल का हो रहा था। तो ये सब जितना भी शैली या स्टाइल था ये सब कहीं ना कहीं राजाओं के संरक्षण में चल रहा था। लेकिन पटना कलम एक ऐसा चित्रकला था जहाँ पे स्वतंत्र कलाकारों ने इनको कोई भी राजा का आश्रय नहीं मिला, कोई भी दरबार की तरफ से इनको कोई भी जो है ना आर्थिक या ऐसा कोई इकोनॉमिक जो है ना मतलब लाभ नहीं मिला, फिर भी इस चित्रकला का डेवलपमेंट आपको यहाँ बिहार में देखने को मिलता है। इसलिए ये जो पटना कलम है ये बाकी अन्य जो पेंटिंग है जो चित्रकला बिहार पूरे देश के लेवल पर है उससे ये काफ़ी अलग है, क्योंकि इनका स्वतंत्र डेवलपमेंट हुआ, किसी के संरक्षण में नहीं, इसके ऊपर किसी दरबार किसी बादशाह किसी राजा का कोई इन पर जो है ना कृपा नहीं था, बस ये स्वतंत्र डेवलप हुआ। इसलिए ये विकसित फ्लेवर रखा भी है और काफ़ी इसका चित्र काफ़ी जो अच्छा है और आम जनजीवन से क्या है संबंधित है। तो यहाँ पर वही आप इस तरह भूमिका लिख सकते हैं। अब मैं आपको भूमिका जो बीपीएससी मेंस में जो मैं ओरिजिनल लिखा था वो भी दिखाता हूँ, मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, ठीक ना, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर कर पाए। देखिए यहाँ पे
ये देखिए, ये जो मैं भूमिका यहाँ लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था मैं, इसको आप देख सकते हैं कि बिहार की धरती प्राचीन काल से ही, बिहार की धरती प्राचीन समय से ही कला संस्कृति के क्षेत्र में उर्वर रही है, ठीक है ना, जिसका साक्ष्य मौर्य कला, पाल कला में देखा जा सकता है। इसी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि में पटना कलम चित्रकला ने कला को विविधतापूर्ण बनाया। इस कला का समय काल 1750 से लेकर 1950 तक माना जाता है। ध्यातव्य है कि मतलब ध्यान देने योग्य बात है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के अवसान के बाद मुगल दरबारी कलाकारों को आश्रय मिलना बंद हो गया। उसके बाद ये कलाकार रोजगार की तलाश में बिहार और बंगाल की तरफ प्रवास किए और इन्हीं कलाकारों ने पटना कलम चित्रकला को क्या किया, विकसित किया। तो आप एक ये भी भूमिका मेरा सही है, आप ये भी भूमिका यूज कर सकते हैं, और जो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया ये भी आप यूज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप इसमें बेधड़क इसका क्या कीजिए, यूज कीजिए। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन के लेवल पर आप ऐसे काम करेंगे। उसके बाद देखिए कि इसमें अब देखिए, चूँकि मेनली क्वेश्चन पूछता है कि पटना कलम चित्रकला का क्या फीचर्स है, साइलेंट फीचर या विशेषता पूछता है, तो आपको देखिए सिंपल क्या करना है कि उसके बाद एक इंट्रोडक्शन के बाद सिंपल सा क्या करना है, ऐसे करके आप पटना कलम की विशेषता को आपको क्या कर देना है, दिखा देना है ऐसे करके, ठीक ना। और यहाँ पे आपको जैसा कि आपको मैं पहले भी कई सारा अपने आंसर में बताया हूँ कि आपको एक इस तरह से जो ना फ्लो चार्ट का यूज करना। देखिए मैं यहाँ फ्लो चार्ट का यूज कर दिया हूँ, तो आप इससे सीखिए कि कैसे आप फ्लो चार्ट में यहाँ ये चीज़ दिखा सकते हैं। देखिए पहला मैं दिखाऊँ, ये लघु चित्र है, ठीक ना। इसके जो जितने भी पिक्चर आपको मिलेंगे ये सब छोटे लेवल पे मिलेंगे। मुगल काल या और भी अन्य दरबारी कलाकारों तो इसका पिक्चर बहुत बड़ा नहीं है, छोटे पिक्चर है, ठीक ना, स्मॉल वाले हैं, ठीक ना। जो पिक्चर का जो संबंध है, जितना भी अपने को इसमें पिक्चर मिलता है वो सब समान जनजीवन से संबंधित है, ठीक है, बताएंगे आगे। अगला इसमें बारीकी और अलंकरण का बहुत ही मतलब बारीकी का ध्यान रखा गया है, और सजावटी बहुत कम मिलता है, नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें बैकग्राउंड या लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है। सीधे इसमें मतलब सीधे जो ना चित्रकारी जिसका भी चित्र बनाना सीधे चित्र बना दिया गया, अधिक बैकग्राउंड का यूज नहीं हुआ, जैसे कि और भी अन्य जो है ना कला में हमको देखने को मिलता है। रंगने की इसकी अलग ही शैली है, अपना अलग शैली, मतलब कि यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था कि रंगने के लिए अलग से उसमें कि लाइन ड्रॉ किया जाता था, यहाँ लेकिन नहीं, यहाँ सीधे डायरेक्ट यहाँ रंग दिया जाता है। मैं आगे इसको जिक्र करूँगा। और यहाँ जो ब्रश जो प्रयोग किया जाता है, 1 या 2 बालों वाले ब्रश का क्या होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। और बाकी इसका कलाकार दिखा दें कौन कौन से कलाकार हुए। तो ये 7 पॉइंट हुआ। उसके बाद अगर आपको और कुछ जोड़ना है इसमें, 8वां अगर पॉइंट आप जोड़ना चाहते हैं, इसकी एक विशेषता ये है कि एक क्षेत्रीय कला है, लिख लीजिए, एक क्षेत्रीय कला है, पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना इसको मिश्रित कला भी कहा जाता है, मिश्रित मतलब कि मिक्स्ड पेंटिंग भी कहा जाता है। मिश्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कला पर कहीं ना कहीं मुगल का भी प्रभाव है, थोड़ा सा अपना इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय तक आ गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजी चित्रकला का भी प्रभाव है, और बाकी लोकल तो इसमें है ही, तो इसलिए इसको कभी कभी मिश्रित कला भी कहा जाता है। ये आपने लगभग 8-10 पॉइंट में जो है ना इसकी विशेषता को ऐसे फ्लो चार्ट में बना दें, और यहीं पे बगल में आप एक जो है ना इस तरह से इंडिया मैप बना दें बिहार का, और यहाँ पटना आप क्या कर दें, दिखा दें। और अगर आपको और अच्छा मैप बनाना तो यहाँ पे देखिए मुगल दरबार को दिखा दिए, मुगल से पटना ऐसे एरो बना दीजिए, और तब आप ये बिहार का क्या कर दीजिए, फिगर बना दीजिए। आपको अगर बनाना है तो, नहीं तो अगर फिर बिहार का भी मैप बने तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं जो बीपीएससी में जो आंसर लिखा था उसमें मैं क्या किया था, उसमें चूँकि मतलब कि मैं मैप नहीं बना पाया था, मैं मैप जो है ना देखिए नहीं बना पाया। देखिए यहाँ दिख रहा होगा यहाँ आपको कि मैं सिर्फ यहाँ विशेषता ऐसे मतलब कि दिखा दिया फ्लो चार्ट में। देखिए विशेषता सब लिखा, लघु चित्र, सादगी संपातिक, जनजीवन से संबंधित चित्र है, सौम्य रंगों का प्रयोग हुआ है, साहित्य विज्ञान का रूपांतर, इस सब में दिखाया सब। बट यहाँ पे मैं एक बिहार का इस तरह से मैप नहीं बना पाया, तो यहाँ पे हमको मैप जो है ना यहाँ पे डालना चाहिए था। तो ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसलिए आपने मैप जरूर यूज करें यहाँ पे था पटना के आसपास, क्योंकि दिख जाएगा हाँ ये पटना के आसपास जो इसका विकास हुआ है। तो ये विशेषता लिखने के बाद आप क्या करें, अब यहाँ पे अब जितना भी पॉइंट हम यहाँ बताएं उसको आपको वर्णन करना है। अब देखिए वर्णन में क्या करना है, पहला कि ये लघु चित्र है, ठीक ना, पहली बात। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, वही कि पटना कलम चित्रकला लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आप इतना ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगला इसका विशेषता क्या है, इसमें सादगी और
समानुपातिक विन्यास देखने को मिलता है। अब मैं आपको पहले इसका ना एक दिखा देता हूँ। मैं गूगल से डाउनलोड किया इसका कुछ पटना कलम का कुछ मैं पेंटिंग देखिए लाया हूँ। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इसका पटना कलम के तहत बनाया गया देखिए पेंटिंग। देखिए आप देखिए इसमें कितना ये छोटा है, मतलब छोटा है ये, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे मतलब कि आपको सादगी दिखाई पड़ेगा, कोई चटक ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं। देखिए कितना सिंपल है और यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल देखिए डायरेक्ट यहाँ का रंग दिया गया। देखिए अभी मैं आगे विशेषता बताऊँगा। फिर देखिए एक चित्र और यहाँ आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। देखिए ये देखिए ये पटना कलम का देखिए चित्र, देखिए कितना सिंपल है, कहीं कोई दरबारी टाइप का ये पेंटिंग नहीं, बहुत ही आसान है, सिंपल एकदम चीज़ें बनाया गया है। उसके बाद और देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये भी देखिए कितना आसान है, एकदम ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं, एकदम आसान सा पिक्चर बनाया है, मतलब कि सिंपल। ये देखिए मतलब बेगम लोग बैठ के यहाँ देखिए शराबखोरी कर रही है, ठीक ना। यहाँ देखिए ये सब, तो ये देखिए ये काम कोई कम जो वर्कर्स हैं कुछ ना कुछ काम करता हुआ फिगर है। ये देखिए कितना एकदम सिंपल और मतलब कि रेशियो बराबर है सबका, ठीक है। छोटे छोटे चित्र बनाए गए, ये देख लीजिए। वही हमें बताया आपको कि ये जो पटना कलम जो है ये ना इसमें सादगी है और इसमें ना आपको जो है ना इसका जितने भी डायमेंशन है इसमें सब कुछ रेशियो में है। यह यह इस शैली का प्रमुख विशेषता है। इन चित्रों मुगल चित्रों की भव्यता का अभाव है। इसके अतिरिक्त इसमें कांगड़ा चित्र शैली के विपरीत भवन स्थापत्य कला की विविधताएं अनुपस्थित है। शांत रंगों का प्रयोग, मतलब जैसे कि आपको पता है राजस्थान में कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल था, वहाँ पे ना आपको बिल्डिंग के बड़े बड़े फिगर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप मुगल काल का जब पिक्चर देखिएगा जहांगीर के समय काल का, तो वहाँ देखिएगा आपको सिर्फ मतलब शासकों के पिक्चर बने हुए हैं, दरबारों का पिक्चर बना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए सिंपल आम जनजीवन का और सादगी भरा पिक्चर इसकी मुख्य क्या है, विशेषता है। फिर देखिए इनका जो चित्रण तकनीक जो है पटना कलम का, ये खुद का अपना है। इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का खास तौर पर देखने योग्य है। इन चित्रों को देखकर लगता है कि कलाकारों को पक्षियों के शरीर विज्ञान की गहराइयों से ज्ञान था। मतलब कि यहाँ पे इनका जो है ना जो पक्षी का जो चित्र बनाया है ये, मतलब अगर पक्षी का चित्र देखिएगा तो लगेगा कि नहीं एक एक पंख और रोएं स्पष्ट इनका दिखाई दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इन चित्रों की खासियत क्या है कि पटना कलम में पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ, मतलब बैकग्राउंड का प्रयोग किए ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए ये फोटो देख लीजिए पहले, यहाँ देखिए खास कोई बैकग्राउंड नहीं है, देखिए सिंपल फोटो बना देगा। और यहाँ पे कोई चौथाई नहीं है, मार्जिन देखिए आप जब मुगल काल का चित्रकला देखिएगा तो उसके देखिएगा चारों तरफ ऐसे किनारा होता है, लेकिन यहाँ देखिए कोई किनारा नहीं, सिंपल बैकग्राउंड पे फोटो बना दिया गया, पिक्चर बना दिया गया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है ना देखिए मेनली क्या हुआ, इसका प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें ना चित्र की विषय वस्तु दिखाने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब चीज़ें जैसे कि अगर किसी महिला का अगर बनाना है पेंटिंग कर, सिर्फ महिलाओं को चीज़ों को दिखाया गया और कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की इसमें कोशिश नहीं की। जैसे कि मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भौं, पतली चेहरे दिखाए गए, मतलब कि सिर्फ फोकस किया गया मेन बॉडी पर, बाकी एक्स्ट्रा पर इसमें फोकस नहीं किया गया। उसका इसका ब्रश तकनीक देखिए, इसमें जो ब्रश का जो प्रयोग, चूँकि आपको पेंटिंग करने में ब्रश का यूज होता है, देखिए जो ब्रश जो इसका टेक्निक है, इसमें महीन कामों के लिए कलाकार 1 या 2 बालों वाले ब्रशों का प्रयोग करता था। जैसे गिलहरी के बाल, आपको पता है गिलहरी का जो बाल होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसका भी प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं मोटे कामों के लिए बकरी भैंस के बालों का भी लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो 2 तरह के जो ब्रशों का ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद रंगने की शैली, जो पेंटिंग जो करने का जो शैली था, इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगों का कार्य हुआ। देखिए मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ एक देखिए, यहाँ पे जैसे कभी हम लोग ड्राइंग जब करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल से ऐसे खाका बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने कुछ ऐसा कोई लेआउट नहीं बनाया, सीधे डायरेक्ट ही ऐसे ब्रश से रंग दिया। देखिए कहीं आपको ऐसे बैकग्राउंड नहीं दिखाई पड़ेगा, सीधे इन्होंने रंग दिया है। और देखिए जैसे अगर ये महिला का अगर पिक्चर देखिए, महिलाओं का देखिए नाक दिखाने की कोशिश किया गया है,
हाथ दिखाने का कोशिश किया गया। यहाँ देखिए पुरुष अगर देखिए इसका बॉडी दिखाने की कोशिश कर, डायरेक्ट मतलब कि रंग दिया गया, अलग से कोई बैकग्राउंड ऐसे करके बनाया नहीं गया है पेंसिल से। ये इसकी जो है सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा हमको और किसी जो चित्रकला उस समय देखने को अपने को नहीं मिलता। आप ऐसा कंपेयर करके भी ना इसका विशेषता को यहाँ पे एक दो बात लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या है, जहाँ रंगने की रंगों का जहाँ तक बात हुआ, देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अधिकतर चित्रों में अधिकतर गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले, गहरे नीले रंग का प्रयोग हुआ है। लाल रंग ये लोग लाह से लाते थे। सफ़ेद रंग मिट्टी, आपको पता है कि बिहार में सफ़ेद रंग की मिट्टी होती है जिसमें लोग नहाते भी, उस मिट्टी को साबुन की तरह यूज भी करते हैं बिहार में, गंगा कोसी के क्षेत्र में आप देखिएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग गोरकी मिट्टी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो उस मिट्टी का लोग प्रयोग करते थे। काले रंगों के लिए कालिक का प्रयोग करते थे और नीले रंगों के लिए नील का प्रयोग करते थे। ये भी आप लिखिएगा, ये लोग रंगों का प्रयोग के लिए कौन कौन से सोर्स का यूज करते थे, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता यहाँ देखिए जो है इनका जो है ना समान जनजीवन का चित्र था। भारतीयों के पूर्वकालीन सभी कला में राजकीय दरबार के चित्र बनाए जाते थे, परंतु पटना कलम का विषय वस्तु जीवन की आम घटनाओं का सजीव चित्रण करना है। मतलब कि ऐसा पहली बार इंडिया के लेवल पे चित्रकारी में हो रहा था, जहाँ पे आम जनजीवन मतलब कि मछली बेचती महिलाओं का, मतलब पालकी उठाते लोगों का पिक्चर बन रहा है। अब इसमें आपको राज दरबार का फोटो दिखेगा ही नहीं, आपको यहाँ आम जनजीवन से संबंधित आपको जो है ना पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ एक कलाकार का नाम है महादेव लाल की पिक्चर का नाम है रागनी गंधारी। उनमें नायिका के वियोग या उनके विचरण को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। शिवलाल यादव की एक चित्र का पेंटर हैं, ये मुस्लिम निकाह नाम से एक पेंटिंग बनाया था। ये सब ना नाम है, ये सब कलाकार का नाम है महादेव लाल, उनकी पेंटिंग का नाम रागनी गंधारी। उसके अलावा देखिए इस पेंटिंग में आपको क्या मिलेगा, इसके अतिरिक्त इन चित्रों में लेबर वर्क, क्लास श्रमिक वर्ग में जैसे कुम्हार जो कि मिट्टी का घड़ा सब बनाते हैं, वो नौकरानी मिस्त्री का फोटो दिखाई पड़ेगा। दस्तकारी वर्ग में बढ़ई, लोहार, सुनार का फोटो दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको परिवहन में आपको देखिएगा पालकी, घोड़ा, हाथी का आपको इसमें पिक्चर देखने को मिलेगा। पर्व होली, दशहरा, साधु संत के चित्र दिखाई आपको पड़ेगा। गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको कई तरह के इसका ना पेंटिंग मिल जाएगा। हालांकि मैं 3-4 ही लाया, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वर्कर दिख रहा है आपको, ये देखिए कोई ना कोई वर्कर काम कर रहे हैं, इसका देखिए फोटो बना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए ये ना कुछ बेगम लोग हैं, ये लोग देखिए बेगम लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं, ठीक है, उनका फोटो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए ये देखिए इसमें देखिए ना ये घोड़ा, हाथी, देखिए पालकी सब बनाया गया है, देखना इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा ही फिगर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक जा रहा है कोई सिंपल, देखिए बना गया सिंपल सा फिगर बना दिया गया, घोड़ा सब दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये देखिए ये भी देखिए आम जनजीवन, देखिए जैसे लग रहा है कि पानी या कुछ दूध या कुछ ऐसे लग रहा है कि ढो रहे हैं, तो ऐसा सामान पिक्चर बनाया गया। तो आम जनजीवन से संबंधित इनका जो है ना पिक्चर बनाया गया, तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये हो गया। आप इसको और भी बेहतर ढंग से लिख सकते हैं कि इसमें आम जनजीवन में जैसे कि सब श्रमिक वर्ग, दस्तकारी में बता ही दिया, मतलब किसान सबका पिक्चर बनाएगा, तो आप ऐसे करके लिख दीजिए। देखिए उतना आपको लिखने का स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए 22 मिनट में हमको ये आंसर लिखना होता है, इसलिए टू द पॉइंट बातें लिखिए, एक्स्ट्रा लिखना भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें प्रमुख कलाकार को दिखा दीजिए, जैसे कि इसमें सेवक राम है, हुलास राम है, ईश्वरी प्रसाद, राधा राम मोहन बाबू, ये सब जो प्रमुख इसके क्या हैं, कलाकार हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो मैं उधर का कॉपी जो था बीपीएससी का ओरिजिनल वो दिखाता हूँ, उसमें देखिए उसमें मैंने क्या क्या किया था, देखिए क्या क्या लिखा, उसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें मैं लिखा था क्या, हाँ ये तो मैं दिखाई दिया कि हाँ पटना कलम की प्रमुख विशेषता खासियत यह है कि यह लघु चित्रों की श्रेणी में आती है। इसके चित्र पड़ा है कागज, हाथी दांत, अभ्रक, शीशा, चमड़ा पर बनाए जाते थे। आप ये भी लाइन जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। लघु चित्र होने के कारण इसको घर में सजाना क्या था, आसान था। छोटे छोटे चित्र हम लोग दीवार में सजा देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या विशेषता क्या लिखा है यहाँ पे कि पटना कलम के चित्रों में सादगी और समानुपातिक देखने को मिलता है। इसके चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। चित्र में वस्तुनिष्ठता स्पष्ट दिखती है, तो जो दिखाने जो मेन जो चीज़ें हैं वही दिखाया गया, एक्स्ट्रा कुछ दिखाया नहीं गया। उसके बाद देखिए अगला में क्या लिखा, इस चित्रकला के चित्रों में
पृष्ठभूमि दिखाने की कोशिश, बैकग्राउंड कुछ नहीं बनाया गया, डायरेक्ट जो है ना चित्र बनाने की कोशिश। और देखिए बैकग्राउंड नहीं बनाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये जो कला का विकास तो दरबार में तो हुआ नहीं, तो इन लोगों को पैसे की कुछ कलाकारों को कमी रही होगी, इसलिए उन्होंने बैकग्राउंड बनाने पर उतना फोकस नहीं किया। उसके बाद देखिए मैं इसमें विशेषता क्या लिखा था कि बाकी चित्रों के विपरीत इंडिया में जितना भी और चित्रकला है उसके विपरीत यहाँ पे इसमें पेंसिल से रेखांकन नहीं मिलता है, बल्कि चित्रों को हाथ से ही रंगा जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि कला के कलाकारों को हाथ पर काफ़ी क्या था, कंट्रोल। देखिए बिना बैकग्राउंड, मतलब कि अगर हमको रंग भरना हो, चित्र बनाना, तो हम लोग एक ऐसा बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने सीधे रंग भर दिया। कितना इनके हाथ पर कितना इन लोगों को कंट्रोल रहा होगा, ये सबसे बड़ी विशेषता। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। वहीं इस कला के चित्र में विषय वस्तु, चित्र को शरीर, नाक, कान आदि को स्पष्ट रूप से उकेरा गया है। जैसे महादेव लाल एक मतलब कि कलाकार हैं, उनका एक पिक्चर का नाम है रागनी गंधारी में नायिका के विरह को काफ़ी स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, दिखाया गया, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद और सबसे बड़ी विशेषता हमें यही है कि पटना कलम चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके चित्र जनजीवन से संबंधित हैं, आम जनता से संबंधित है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मुगल चित्रकारों के चित्र जहाँ दरबार से संबंधित होते थे, और पटना कलम का चित्र जो है ना यहाँ पे आपको आम जनजीवन से संबंधित है। और यहाँ मैं लिखा, परंतु पटना कलम शायद दुनिया की पहली चित्रकला है जिसमें कि आम जनजीवन के चित्रों का अंकन हुआ है। साथ ही इसका विकास किसी राजकीय संरक्षण में नहीं हुआ, किसी राजा के संरक्षण में, बल्कि ये स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कलाकारों ने जो है ना इन कला को क्या किया, विकास किया। उसको देखिए मैं क्या लिखा हूँ, इसके विषय वस्तु कुम्हार, दस्तकार, मछली बेचती महिला, पालकी ले जाता व्यक्ति, मछली मारती मछुआरा, धान कूटती महिलाएं, पान बेचता व्यक्ति, हल चलाता किसान के जो पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आम जनजीवन से पूरी तरह संबंधित है। आप इसको दोनों को जोड़ के इसका एक अच्छा आंसर बनाइए, ठीक है। मैं दोनों, इसलिए मैं दोनों दिखा दिया। आगे देखिए, आगे मैं इसमें क्या लिखा हूँ कि इस कला में चित्रों को रंगने के लिए गिलहरी के बालों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा मतलब कि भैंस और भी चीज़ों का बालों का प्रयोग किया जाता था। ब्रश मुख्यतः 1 या 2 बालों के होते थे। गिलहरी के बाल मुलायम के कारण प्रयोग में लाया जाता था। वहीं भैंस के या और भी जो है ना जिनका बाल हार्ड होता था, उनको उबाल कर, उनको क्या करके उबाल, जिनका जैसे कि जिनका बाल हार्ड, भैंस का बाल मतलब हार्ड है, या इनमें घोड़े का बाल अगर हार्ड है तो उसको उबाल करके उसको सॉफ्ट बना के तब जो है ना रंगने में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें चित्रों को रंगने के लिए देखिए मैं लिख दिया हूँ कि लाख लाल रंग से लिया जाता था, हाथी दांत से काला रंग का, स्थानीय उजली और सुनहरी मिट्टी, बिहार में आपको देखिएगा उजली मिट्टी, काली मिट्टी मिल जाएगा, उसका प्रयोग करते थे। पलाश के फूल का ही प्रयोग करते थे। ये लोग रंगों के लिए इस सब चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब स्थानीय स्तर पर ही चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते थे, मतलब कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर थे लोग। आज मोदी जिस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ये कलाकार उस समय ऑलरेडी आत्मनिर्भर थे। आसपास के लोकल फॉर वोकल, आसपास की चीज़ों का यूज करके जो है ना इनका निर्माण करते थे। ऐसे आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, कितना आप बेहतर समझ सकते हैं, कितना करंट चीज़ों को जोड़ सकते हैं, वो तो आपकी खासियत है। मेंस कितना बेहतर, ये आपके हाथों में है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखिए, अब यहाँ अंतिम में इस कला के प्रमुख चित्रकार हुलास राम, सेवक राम, यमुना प्रसाद, महादेव लाल, ये लोग इनके प्रमुख क्या हैं, चित्रकार, ये लोग पेंटर हैं, कलाकार हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका ये पूरा का पूरा इतना विशेषता हो गया। अब आइए जो मैं अपना जो मेरा नोट्स था उसमें देखिए अंतिम में मैं क्या लिखा हूँ यहाँ कि अब इसका निष्कर्ष तक आया हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष देने से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार पटना कलम तत्कालीन आर्थिक सामाजिक जीवन को दुनिया के सामने दिखाने में कामयाब रहा, क्योंकि उस समय की चित्रकला में जनसम्मान का वर्णन अनुपस्थित था। मतलब बाकी जितना भी राजकला था वहाँ तो आम जनजीवन तो होता ही नहीं था। अतः बिहार सरकार को मधुबनी पेंटिंग की तरह इसे भी कंप्यूटर के माध्यम से संरक्षण को बढ़ाया दिया जाना चाहिए, ताकि बिहार की गौरवशाली धरोहर ये बन सके। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी इसमें और भी अगर जो आपको लिखना है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो पटना कलम जो है ना, इस समय के जो भी तत्कालिक समय में, समकालीन समय में जो भी पेंटिंग था, चित्रकला था, उसमें ये मतलब अलग है, क्योंकि इसका चाहे रंगने की विधि हो या
पिक्चर बनाने का विधि हो या विषय वस्तु को लेकर जो ये औरों से काफ़ी क्या है अलग है। और ये जो है ना कहीं बिहार की जो है ना कला संस्कृति की विरासत है। अतः यहाँ पे बिहार सरकार को मतलब जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह जो है ना पटना कलम चित्रकला को भी IT का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके इनको बढ़ावा देना चाहिए और प्रचार प्रसार करके जो है ना इनके कलाकारों को संरक्षण देना चाहिए, ताकि बिहार में जो है ना पर्यटन का भी विकास हो, इन लोगों को रोजगार भी मिले। ऐसा करके आपने लिंक करके निष्कर्ष जो है एक बेहतर निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका जो मैंने निष्कर्ष लिखा था ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें देखिए मैं क्या लिखा था कि यहाँ पे कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पटना कलम एक विशिष्ट और क्षेत्रीय चित्रकला था, जिसमें आम जनजीवन को चित्रित किया गया। राजकीय व आर्थिक अनुदान नहीं मिलने के कारण 1950 के बाद इस कला का धीरे धीरे ह्रास हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। इसलिए भारत और बिहार सरकार को पटना कलम के विकास पर बल देना चाहिए। वर्तमान में बिहार में जिस तरह मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह पटना कलम के चित्रों को भी बढ़ावा देने की क्या है ज़रूरत है, ताकि इस कला को संरक्षण प्राप्त हो सके। और देखिए यहाँ हमको इसमें 22 नंबर दिया था। अगर इसमें मैं गलती देखिए इसमें हुआ क्या, अगर इसमें हमको 24 नंबर मिल सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना देता, और जैसे कि यहाँ पे मैं हर एक में देखिए इस जो अभी मैं नोट्स जो है इसमें देखिए हर एक में देखिए यहाँ ऐसा पॉइंट बनाया हूँ। अगर मैं इसमें भी अगर ऐसा कोई पॉइंट बना देता यहाँ पे तो हो सकता था हमको 23 नंबर मिल सकता था। अब छोड़िए, मैं तक आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ना कैसे मेरे कॉपी से देख के आप अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं जो आपको लोगों को गाइड कर रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। जहाँ कुछ मेरी अच्छी चीज़ें लगे या जहाँ आपको ख़राब चीज़ों से सीखिए। और मेंस चीज़ है सीखने का, जितना बेहतर कहीं से कॉपी देखिए, इसको लिखिए, बार बार पढ़िए, तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना पटना कलम चित्रकला का प्रमुख विशेषता था, ठीक ना। बीपीएससी बार बार यही इसका फीचर्स ही क्वेश्चन पूछता था, इसलिए आप लोग ना इसको जो मैं दोनों आपको कॉपी दिखा दिया हूँ, मेरा नोट्स भी है और बीपीएससी का जो ओरिजिनल कॉपी उसको भी दिखा दिया। आप दोनों को कंपेयर करके अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो है ना जब भी मैं कभी इसका आंसर राइटिंग कराऊंगा ग्रुप में, जो आपको पता है कि मैं हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग कराता हूँ। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप टेलीग्राम पे बना हुआ है, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, ठीक ना। तो और एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है, वो तो जनरल एक देखिए एक टेलीग्राम पब्लिक चैनल है, उसमें सब कुछ आता है, पीटी मेंस सबका चीज़ आता है। लेकिन अलग से फिर मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप है, उसमें भी आप लोग जुड़िए जिनको लिखने का मतलब कि इच्छा है। नीचे लिंक दिया गया, उसमें जुड़ लीजिए, नहीं तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक ना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसका सॉल्व कर दूंगा। तो ये आपका हो गया लगभग पूरी तरह ना जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक बीपीएससी का है वो ख़त्म मैं कर दिया। एक मधुबनी पेंटिंग बच गया, उसको भी मैं किसी दिन होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अब इसमें ना मेनली बच गया थिंकर के बाद, जिसमें कि महात्मा गांधी, टैगोर और आपका जो है ना जवाहरलाल नेहरू बचा है, ठीक ना। तो मैं देखता हूँ वो भी ना वीडियो बना दूंगा। लगभग अब ना हिस्ट्री का मेरे तरफ लगभग 90% सिलेबस कवर हो गया और 3 उनका विद्वान के बारे में हमको पढ़ना है। तब हम जो है ना सेकंड पेपर पॉलिटी शुरू करेंगे। देखिए अभी पीटी भी है अगस्त में, लेकिन फिर भी ये वीडियो लगातार मेरा मेंस का चलता रहेगा, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बना के मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, रहेगा ही रहेगा। जिनको बाद में देखना बाद में देख लीजिएगा, और जिनको अभी देखने की इच्छा अभी देख लें। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे भी मतलब कि हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका ऑडिटर का एग्ज़ाम है, तो लगभग 50-60 ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑडिटर का एग्ज़ाम है, तो वो हमको लगातार कॉल करके बोले सर जल्दी से जल्दी आप पेपर सेकेंड हमको बताइए। तो इसलिए मैं मेरा मेंस का वीडियो आते रहेगा और यहाँ पे इसी चैनल पे रहेगा, तो आप इसको कभी न कभी देख लीजिएगा। और जहाँ तक पीडीएफ के सवाल है, पीडीएफ भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसे करते चलिए। बाकी पीटी मेंस ऑप्शनल सबका मेरे लेवल पे काम चल रहा है, जिनको भी अच्छा लगे आप हमसे जुड़िए। बाकी मतलब कि इच्छा आपकी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।